हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और कल हमने एक वीडियो देखनी शुरू की थी मांडुक्य उपनिषद के 7th श्लोका से इस क्वेश्चन का आंसर दिए जाने की, जिसमें कोशिश की गई थी कि हु एम आई, हम कौन है। बेसिकली मैं एज इन मैं कौन हूँ, इंसान हूँ कि आत्मा हूँ कि शरीर हूँ कि एक स्पिरिचुअल सेंस में। और सर्वप्रिय नंद स्वामी जी के लेक्चर जो आईआईटी कानपुर में उन्होंने दिया था, उसका वो पार्ट था। जिन लोगों ने को नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ। और मैंने सोचा है ये, क्योंकि कल मैंने एक बहुत ही इंट्रोडक्टरी पार्ट उसका देखा था, मेन सब्जेक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ था। काफ़ी लोगों ने सजेस्ट किया है कि मुझे उसे या तो एक बार में पूरा देखना चाहिए या एटलीस्ट बड़े पोर्शंस में देखना चाहिए। दूसरी चीज़ मैंने ये रियलाइज़ की कि कमेंट्स के थ्रू भी, और मैं जैसे देख रहा था तो मेरे अपने एंड पे भी, कि मुझे थोड़ी बहुत जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वेदास की या उपनिषद की वो होनी चाहिए, कि उनकी लाइक हायरार्की क्या है या ऑर्डर क्या है, या लाइक ताकि एटलीस्ट मुझे एक बेसिक टर्मिनोलॉजी पता हो, ताकि मैं कोई अंडरस्टैंडिंग फॉर्म कर सकूँ उसके ऊपर। मेरी अंडरस्टैंडिंग प्रायर ये थी कि उपनिषद जो है वो वेदास के ऊपर कमेंटरी है। काफ़ी लोगों ने उसके कॉन्ट्ररी मुझे बताया कि एक्चुअली नहीं, वो पार्ट है उसका। मैंने उसे कंफर्म करने की कोशिश की उस इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन जाके, तो कुछ एग्जैक्टली श्योर शॉट 100% कुछ कंफर्म करने वाली इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा मौका है कि हमें एक ऐसा कोई ऐसा टॉपिक उठाना चाहिए कि जहाँ पे इस चीज़ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाए, ताकि मैं और आप जिनको नहीं पता मेरी तरह, हम दोनों ही सीख सकें कि एग्जैक्टली क्या है बेसिक इन्फॉर्मेशन, की वेदास क्या है, उपनिषद्स क्या है, वो एक दूसरे से कैसे रिलेट करते हैं, क्या वो सेम चीज़ है या एक चीज़ की एलैबोरेशन या सिंप्लीफिकेशन है। तो मैंने एक वीडियो सेलेक्ट की है प्रोजेक्ट शिवोहम नाम के यूट्यूब चैनल पे। और पहले मैंने नहीं देखा इस वीडियो को, जैसा कि मैं ज़्यादातर हमेशा ही ऑलमोस्ट करता हूँ कि मैं कभी पहले नहीं देखता अनलेस थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो उसमें। तो देखते हैं साथ में मिलके, और हो सकता है हम सबको कुछ सीखने को मिले उससे। और अगर मेरे पास कुछ इंटरेस्टिंग कहने के लिए होगा तो मैं शेयर करूँगा एज वी गो अलॉन्ग। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ जो भी व्यूअर्स हैं उनसे, कि काफ़ी लोग कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं। और आज या कल में भी एक दो ऐसे इंसिडेंट हुए जब कुछ लोग कुछ कहना चाहते थे और उनका कहना था कि पब्लिकली कहना शायद कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे, तो प्राइवेटली बात करना चाहेंगे। क्या आप लोगों को लगता है कि मुझे एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना चाहिए और उसे लिंक करना चाहिए इस चैनल से, ताकि अगर किसी को कोई कॉन्वर्सेशन मुझसे करनी हो तो वो इंस्टाग्राम के थ्रू कर सकें? अगर आप अग्री करते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मुझे लगेगा कि लोग ऐसा सोच रहे हैं तो मैं एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाऊंगा। मैं ऑलरेडी, मेरा कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, मैं कोई सोशल मीडिया नहीं यूज़ करता सो फार एटलीस्ट, एक्सेप्ट दिस चैनल। अगर आप लोग मुझे कहेंगे कि मुझे बनाना चाहिए और उससे किसी तरीके का पॉजिटिव पर्पस सर्व होगा, तो मैं एक अकाउंट बना के इस चैनल पे लिंक कर दूंगा, और वहाँ कोई डिस्कशन अगर आप करना चाहें तो हम कर सकते हैं। तो वीडियो देखते हैं फिर। Vedabhumi, the land of knowledge, that is one of the names of India, and for a very good reason. If we turn the hidden pages of the history, long before the Islamic invasions and the European colonization, India has been one of the very few civilizations which has a very advanced education system of that times. I'm not saying that. ओके, सो फ्रॉम द गेट गो मुझे इंडिया के कई नाम पता है। इवन बहुत पुराना नाम होता था जम्बू द्वीप, मुझे ये भी पता है। बट वेद भूमि, द लैंड ऑफ नॉलेज, ये नाम मैंने पहली बार सुना है। If we turn back the pages of the history before 1000 AD, that's before Mughal invasions and the European colonization began, travelers from Europe, Persia to China used to travel to India to obtain the knowledge as part of this Vedic culture. If you 1000 AD से पहले भी 600s में भी हुएन सांग नाम के एक चाइनीज़ ट्रैवलर हैं जिनका कुछ जिक्र मिलता है हिस्ट्री में।
Read the books written by Megasthenes, Alberoni, or Hyun-sang, you'll get to know how advanced Yeah, Indian well said. education system at that time was. The knowledge of ancient India. It is one of the most comprehensive and complex education systems in the world. In this short video, we try to compile how the ancient Indian education system looked like. The heritage of the ancient Indian education and value system as we know today has been largely preserved by the inscriptions on the temples, manuscripts, and verbally transmitted from a teacher to a student. These are the three main sources from which we have been preserving the Vedic education system till today. Now let's see what they are. For ease of understanding, we have put it this way. There are 6 broad categories of Indian scriptures which hold the entire knowledge system. They are Shruti, Smriti, Purana, Itihasam, Agamam, Siddhantam. And they cover a diverse set of fields of education like mathematics, physics, biology, philosophy, astronomy, health sciences, linguistics, and many other branches of science and technology besides the theological concepts. तो आई थिंक वेदास जो है वो श्रुति में आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Starting with the first one, Shruti. Shruti is well known as the Vedas, and there are 4 of them. Rig Veda, Yajur Veda, Sama Veda, and Atharvana Veda. Rig means praise, a form of expressing the gratitude. It explains about the various hymns praising the elements of nature and cosmos. And the second one is Yajur Veda. Yajur means worship. It explains about different procedures of worship of the nature and cosmos. And the third one is Sama Veda. Sama means song. It gives a music-driven canonical format to the other Vedas for ease of recitation. The fourth one is Atharvana Veda. Atharva means stable mind. It sets the rules for a steady state daily life activities that needs to be observed in a Vedic culture. All these 4 Vedas are not just like any other 4 ordinary books. You will not understand a word of it unless you are blessed with a guru who can explain to you what each of these mean. And they are highly interconnected with each other. Further down, if we look into any of these 4 Vedas, it has 4 fundamental blocks. Aranyaka, Brahmana, Samhita, Upanishad, supported by 6 external blocks. Siksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Jyotisha, and Kalpa. We'll keep it very simple, not going into further details. The 4 internal blocks of Aranyaka, Brahmana, Samhita, and Upanishads, they describe the theosophical, philosophical, and physiological anatomy of the cosmos and the nature and the fundamentals of human existence. In simple words, it describes Brahman, which means the ultimate and the supreme power of the existence. And the 6 external blocks, Siksha, Vyakarana, Chandas, Nirukta, Jyotisha, and Kalpa, these are called as Vedangas. ओके, ये डेफिनेटली मुझे ये सारे वर्ड याद नहीं रहने वाले, जस्ट बिकॉज मैंने एक बार देख रहा हूँ. ये ऐसी चीज़ें हैं जो आप कंटिन्यूस लर्निंग के साथ सीखते हो, बट उसकी हम कोशिश कर रहे हैं, बट ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड याद रखना थोड़ा मुश्किल होगा. They complement the knowledge framework of Vedas with different and intricate specializations each. As you see here, Siksha is study of phonetics, Vyakarana is study of grammar, Chandas is study of linguistic rhythm and prosody, Nirukta is study of etymology, Jyotisha is study of astronomy, and Kalpa is study of rituals. All these 6 are called as Vedangas. शिक्षा तो फोनेटिक्स पता ही होगा, जो ABCD वगैरह होता है. व्याकरण, ग्रामर पता ही होगा. छंदाज, छंद हम हिंदी के वर्ड में जब हम हिंदी वगैरह पढ़ते थे तो ऐसे आपको सुनने को मिला होगा कि मीराबाई के छंद, या फिर जो पुराने भक्ति काल के जो कवि थे, कबीर के छंद या दोहे. तो रिदम्स समझ में आ रहा है. एटिमोलॉजी जिनको नहीं पता, एटिमोलॉजी होता है वर्ड के कोई भी जो वर्ड है किसी भी चीज़ के बारे में, वो कहाँ से आया, उसकी हिस्ट्री और उसको ब्रेक डाउन करने की जो नॉलेज होती है, बस सिंपल शब्दों में उसको एटिमोलॉजी कहते हैं. तो निरुक्त नाम है उसका हिंदी में. ये मुझे मेरे लिए नया है. ज्योतिष पता है, एस्ट्रोनॉमी, स्टडी ऑफ रिचुअल, कल्प, ये भी मुझे नहीं पता था. एनीवे, लेट्स मूव ऑन. And that's how the 4 Vedas are supported by the 6 Vedangas. And that is not all. Each of the 4 Vedas have 4 Upavedas as an offspring. Ayurveda, the study of life sciences, ascribing to Rig Veda. Gandharva Veda, study of music, art and dance, ascribing to Sama Veda. Dhanurveda, study of archery and warfare, ascribing to Yajurveda. And Arthashastra, study of business administration and political sciences, ascribing to Atharvana Veda. Now this is the complete picture of what we call today in simple words as Vedas. And one of our prime objectives of this channel, Project Shivoham, is to bring forward this entire knowledge system in a simple format that everybody can understand. We already did a couple of documentaries on Dhanurvedam, Ayurvedam, Sanskrit and a lot more. You can find them on our channel.
तो मैंने एक बहुत अच्छी जॉब की है वीडियो सिलेक्ट करने में कि जिससे हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लाइक फ्रेमवर्क मिल सके. The next one is Smruti. Smruti is authored by the sages अपनी तारीफ करनी तो बनती है थोड़ी सी बीच में. and saints who mastered Shruti, which is the Vedas, and brought in their experiences and revelations. It is much like a thesis that sages on different branches of studies like theology, philosophy, science, etc. It completely subserves or ascribes to Shruti, which is the final authority. And there are 18 such Smrutis written by different rishis. And they are Atri, Vishnu, Harita, Aushanasi, Angirasa, Yama, Apastambha, Samavarta, Katyayana, Brihaspati, Parashara, Vyasa, Shankha, Likita, Daksha, Gautama, Shatatapa and Vasishtha Smriti. अच्छा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जितनी स्मृतिज हैं इनके नाम पे गोत्र भी होते हैं. वशिष्ठ एक गोत्र होता है, मुझे पता है क्योंकि मैं जानता हूँ किसी को, मेरे दोस्त को, और इसी तरीके से दूसरों को भी मैंने सुना है. The next one is Puranam. In very simple words, Puranam is nothing but a historical document. Often Puranam is mistaken as a mythology, but the fact of the matter is it's a historical document that has a 10-dimensional feature. And the 10 are: the first one is Sarga, history of creation of cosmos. Second one is Visarga, history of creation of the worlds. Third, Vrupti, history of evolution of the life. Fourth, Raksha, history of sustenance of life. Fifth, Antarani, history of the time scale and how the time used to be measured in the past. Sixth, Vamsa. Seventh, Vamsanucharita. Both explain about the history of the lineage and the history of the dynasties that ruled Bharat since times immemorial. Eighth, Samstha, history of the catastrophes, all the natural calamities that have occurred in the past. Ninth, Hetu, history of the prime causes of those catastrophes. And the last one is Apasarayaha, history of the Supreme Being or the different incarnations of God. And there are 18 such Puranas, all written by just one Rishi, Sri Vedavyasa. And the 18 are Markandeya Purana, Matsya Purana, Bhagavata, Bhavishya, Brahmanda, Brahma, Brahmavaivarta, Vishnu, Varaha, Vamana, Vayu, Agni, Narada, Padma, Linga, Garuda, Kurma and Skanda Puranas. The amount of knowledge in अच्छा, शिव पुराण इन्होंने नहीं लिखी. इसका मतलब मैं एक बार बहुत छोटा था, आई थिंक मैं 11 या 12 साल का था, और किसी वजह से मुझे एक ऐसी जगह पे रुकना पड़ा काफ़ी लंबे टाइम तक, ऑलमोस्ट 3 महीने तक, जहाँ पे कोई टीवी नहीं था. रेडियो था बट रेडियो चलाना भी मुझे शायद नहीं आता था उस टाइम पे, और उसमें कुछ इंटरेस्टिंग आता भी नहीं था. वहाँ पे कुछ बुक्स थी जिसमें से एक बुक मुझे स्पेसिफिकली याद है, शिव पुराण, जिसको मैं पढ़ता था क्योंकि मैं बस कुछ करने के लिए नहीं था. मैं 11-12 साल का था. पढ़ना मुझे आ गया था उस वक्त. ऑफ कोर्स 6ठी-7वीं क्लास में होऊंगा, शायद 7th क्लास में था, 12 साल का था. तो क्योंकि कुछ नहीं था तो, और कोई दोस्त नहीं था खेलने के लिए, कुछ नहीं था. बिल्कुल कंट्री साइड पे एक जगह थी जहाँ मुझे रहना पड़ा था 3 महीने के लिए. तो वो बुक में बस वैसे ही कुछ नहीं करना, कुछ नहीं है तो खाली बैठे से अच्छा शायद कुछ पढ़ लेते हैं. तो मैं वो शिव पुराण की वो बुक में पढ़ लेता था, और बीच बीच में उसमें कहीं कहीं कुछ स्टोरीज़ होती थी जो कि मुझे अब याद भी नहीं है. बट मुझे इतना याद है कि मुझे लगता था कि ये एक तरीके की स्टार वॉर्स टाइप की स्टोरी है, और उसकी लैंग्वेज भी थोड़ी ऐसी होती है कि आपको आप पूरा समझ में भी नहीं आएगा, आधा ही समझ में आएगा, चाहे वो हिंदी में ट्रांसलेटेड भी क्यों ना हो, क्योंकि ट्रांसलेशन इतनी बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं होती. आज अगर मैं उसे पढूं तो शायद ज़्यादा ग्रैस्प कर पाऊंगा, बट मुझे ऐसा लगता था कि कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज थी उसमें. these Puranas is just incredible. For instance, Agni Puranam explains about different varieties of martial arts. We did a short documentary on Dhanurvedam, extracting details from Agni Puranam and Dhanurveda Samhita. You can check out on our channel. The next one in line is Itihasa. Itihasa, the word spells as Itihasa, which means this is how it happened. Of all the scriptures, Itihasas are the one which shaped up the ethos of India as we know today. And there are only 2 Itihasas, Sri Ramayanam and Mahabharatam. These 2 scriptures are of the highest order, which define, directed and drive the human values in India since thousands of years. And Bhagavad Gita, which is the epitome of all the sacred scriptures, is an integral part of the grand epic of Mahabharata. Yep. The next one is Agamas. Agamas are treatises on theology, epistemology, and also describes the architectural principles of temple construction. Basically, they are the rule books of how a temple needs to be constructed and the rituals in the temple needs to be organized.
all the magnificent grandeur of the Indian temples and the exquisite carvings that we have on the Indian temples. The source code of all that beauty is from Agamas. For instance, Shilpa Shastra, the branch of knowledge which deals with sculpting, is from Agamas. And there are 77 Shakti Agamas, 28 Shiva Agamas, and 108 Vishnu Agamas. So wide and so deep. And the last one. एग्जैक्टली मैं भी यही सोच रहा था कि यार कितना वास्ट और ऑर्गेनाइज्ड और स्पेसिफिक है सारी चीज़ें, अगर आप रियली सोच के देखो। और एक एवरेज इंसान हमारे कंट्री में, एक एवरेज बंदा जो कि हिंदू फैमिली में पैदा होता है, मैं अपने आप को उसमें इंक्लूड करूँगा, जो कि बहुत ज़्यादा रिलेटेड नहीं होता रिलीजन से, उसको लगता है ये सब डॉगमा वगैरह है। और जो आप एक्चुअल रियल वर्ल्ड में होते हुए देखते हो उसका एक बहुत बड़ा पार्ट एक्चुअली डॉगमेटिक है भी, जिसका कि आप क्लियरली देख सकते हो कि कैसे आम लोग रिलीजन का फ़ायदा उठाते हैं। ऑन द स्ट्रीट मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप उसका लिटरेचर देखो, जैसे कि जिसकी ये बात कर रहे हैं, और उसकी जो एजुकेशन है, उसकी जो लाइक फ़िलासफ़ी है, उसकी लिटरेचर, उसकी जो पोइट्री है, ये ऑर्गेनाइजेशन कितनी वाइड और कितनी लाइक कैटेगोरिकली स्पेसिफिकली की गई है। ये सारी चीज़ें देख के लगता है कि यार कितने सारे लोगों की कितनी ज़्यादा मेहनत है इस पे हिस्टोरिकली, और वो जिस हिसाब से उसमें लाइक बूम आते जाना चाहिए था वो आया नहीं, वो कहीं ना कहीं एक जगह पे सेट हो गया टाइम में, और फिर हम काइंड ऑफ डिक्लाइन में चले गए जहाँ तक इंटेलेक्चुअलिज्म का क्वेश्चन आता है। और मुझे जैसे मैं इस पर बात कर रहा हूँ तो मुझे एक इंटरव्यू याद आ रहा है इलॉन मस्क का, जिसमें इलॉन मस्क से किसी ने पूछा था कि यार आपको इतनी जल्दी क्या है मार्स पे जाने की, यहाँ भी तो अभी सही से डेवलप नहीं हुआ अर्थ। तो वो कहता है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हम ये मान के चलें कि ऑटोमेटिकली जो इनोवेशन और प्रोग्रेस है वो बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ही जाएगी। अगर हम एक्टिवली उस पर काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उसको परसू नहीं करते, तो इनोवेशन और एडवांसमेंट जो है वो डिक्लाइन होने में कोई ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो सकती है। कोई उसका ये डिफ़ॉल्ट मोड नहीं है ऊपर की तरफ, वो नीचे भी जा सकती है, हम पीछे भी जा सकते हैं अपनी डेवलपमेंट में। और उसने ये एग्जांपल दिया कि कैसे हम ऑलरेडी 60s के अंदर ही मून लैंडिंग कर चुके थे, और तब से ऑलमोस्ट 60 साल हो गए और कोई सिग्निफिकेंट ग्रोथ नहीं हुई उस फील्ड में। जो कि अगर आप बैठ के 2 मिनट सोचो तो आपको सही में लगेगा यार 60 साल हो गए, हमने फ्लाइंग के 60 ईयर्स में मून पे कदम रख दिया, या शायद 60 भी नहीं हुए थे, हाँ 60 हो गए थे ऑफकोर्स, 60-50 ईयर्स में मून पे कदम रख दिया, और उसके अगले 60 ईयर में हम बस वहीं अटके रह गए। तो अगर उसको एक लॉन्ग टाइम स्पैन पे आप प्रोजेक्ट करके देखो इंडिया की हिस्ट्री में, तो हमको लगता है कि 4 या 5 या जितने भी 1000 साल पहले ये सारी लिटरेचर को जन्म दिया जा चुका था, क्रिएट किया जा चुका था। उसके बाद हम फिर उसी में कैसे अटक गए, कुछ अमेजिंग किस्म का लास्ट 1000 साल में हमने क्या अमेजिंग लिटरेचर प्रोड्यूस किया है। तो लाइक इन टर्म्स ऑफ लाइक जो माइंड ब्लोइंग जो 1000 साल में आया हो, और जो जिस दुनिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का लिटरेचर प्रोड्यूस हुआ है, हमारे वहाँ भी हुआ है, बट जितने हमको ये भी तो देखना होगा ना हमारे देश में कितने ज़्यादा लोग हैं, हमारी ट्रेडिशन कितने पुराने हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली एक बिग प्रोड्यूसर होना चाहिए इस चीज़ का, बट वैसा नहीं हुआ। We have Siddhantam. Siddhantam means principle. सॉरी यार, कुछ लोगों को मेरा ज़्यादा बोलना पसंद नहीं है, बट यही मेरी आदत है। A set of principles in different fields of science and technology. These are the most interesting part of the scriptures. For instance, in astronomy itself, we have 18 Siddhantas, which talks about different details about planetary motions, geometrical principles, trigonometry, calculus, a lot more. In this category, we have a huge set of scriptures that are in the fields of science and technology. To name a few, Sushruta Samhita by Rishi Sushruta on surgery and medicine, Aryabhattiyam by Aryabhatta on astrophysics and astronomy, Ardhashastra by Chanakya on commerce and business administration, Panchasiddhanta by Varahamihira on treatise of astronomy, Rasendra Mangalam by Nagarjuna on the science of alchemy, and the list goes on and on. ओके, तो यहाँ एक बात बहुत ही डीपली ऑब्जर्व करने वाली है, बहुत ही कीनली ऑब्जर्व करने वाली है, वो ये है कि हमारे यहाँ रिलीजन नहीं, मैं स्पिरिचुअलिटी वर्ड यूज़ करूँगा हमारे यहाँ, क्योंकि रिलीजन हमारे पे धर्म के ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं है, धर्म या स्पिरिचुअलिटी
साइंस, स्टेट क्राफ्ट, ये सब एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली इंटरट्वाइंड हैं। और बहुत सारे लोग कांग्रेस या जो पिछले सेंटर लेफ़्ट या लेफ़्ट की जो शासन है हमारे देश में अप अनटिल वेरी रिसेंटली, इससे बहुत ज़्यादा रिजेंटफुल हैं इस चीज़ को लेके कि भाई कैसे आपने हमारे कल्चर को और ओरिजिनल चीज़ों को बहुत ज़्यादा सप्रेस किया है। इसका क्लियर रीज़न आपको ऐसे समझ में आ जाएगा क्योंकि जिस डायनामिक्स पे ये जो मॉडर्न सिस्टम है इंडिया का ये चल रहा है, ये टोटली ऑपोजिट है या फिर टोटली ऑन अ डिफरेंट ट्रैक है जो कि हमारा ट्रेडिशनल वे है। क्योंकि हमारे ट्रेडिशनल वे में स्पिरिचुअलिटी, धर्म, पॉलिटिक्स, साइंस सब कुछ एक तरीके से लाइक सिंक्रोनाइज्ड है एक ही सिचुएशन के अंदर, एक ही स्ट्रीम के अंदर। जो मॉडर्न वे है, जो यूरोपियन वे है कि आपने आपने चर्च और गवर्नमेंट को अलग करना है, सेपरेट करना है, क्योंकि उनके वहाँ इस चीज़ से एक डिफरेंट तरीके की प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो उन्होंने ये सिस्टम डेवलप किया और हमने उसको एग्जैक्टली अपने ऊपर अपना लिया। हमारे लिए वो इस वे में सूटेबल था कि क्योंकि हमारे वहाँ बहुत सारे डिफरेंट धर्मों के लोग रहते हैं, तो उनको भी एक आइडियल एनवायरनमेंट मिले। बट मैं थोड़ा बहुत उसमें एक और कैविएट ये देखता हूँ कि भाई जब हम इस सिस्टम से रह रहे थे हिस्टोरिकली, तब भी हमने वेलकम किया हर आउटसाइड डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को, डिफरेंट सोच के लोगों को, जिनकी पूजा पद्धति डिफरेंट थी उन लोगों को, और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो बहुत ही अच्छे से यहाँ पे फले फूले, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, तभी वो यहाँ पे ग्रो भी हुए। तो नेसेसरीली हमें कितना ज़्यादा फ़ायदा हुआ है इस यूरोपियन मॉडल को अपनाने से, ये कहा नहीं जा सकता कि किस दिशा में गाड़ी जाती अगर हम इसे अपनाते या ना अपनाते। एनीवे, लेट्स मूव ऑन। And that is a very brief history about the Vedas and the other scriptures of ancient Indian education system. For ease of understanding, we tried to condense a lot, but it is so wide, deep, and complex all at the same time. And the backbone for this entire education system is Sanskritam. And if we don't have the competence of Sanskritam, all this knowledge system is good for nothing. Let me give you one example and you will understand it. Here is a slokam from Aryabhatiya, written by Aryabhatta. ओके, मैं कोशिश करता हूँ संस्कृत पढ़ने की, क्योंकि मैं पढ़ सकता था संस्कृत। देखते हैं अभी भी है कि नहीं। भक्ते विलोम विवरे गति योगेन नुलोम विवरे द्वो गत्यंतरेज्ञ लब्धो द्वियोग कालावती तिष्ट्यस्यो। ओके, sorry for butchering it, yeah. Yes, the same man whom we celebrate that he invented zero. In this slokam, he gave two scenarios. The first scenario is two bodies moving in opposite directions, and the second scenario is two bodies moving in same direction. He says that time elapsed for R and B to pass through or otherwise is equal to the distance by sum of their speeds. And in the other scenario, it is distance by difference of the speeds. In simple words, he gave the equation of speed is equal to distance by time. This equation of speed is equal to distance by time is the foundation for kinematics, a branch of physics, which is the heart and soul of everything that moves in this world. This equation is the foundation in the engineering of be it a car or a space shuttle. This equation is a revolutionary discovery. But if we don't know how to read Sanskritam, all this is good for nothing. According to the documented history, Galileo Galilei, in the year 1638, he published a book called Two New Sciences. In this book, he first gave the formula of speed is equal to distance by time. Now, don't start judging Galileo. All his work is original, and if you read this book, you'll get to know. He did not get inspired from Aryabhatta. The fact... Yes, ये एक बहुत important बात है। हम बहुत जल्दी यूरोपियंस को जज करना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने बहुत चोरी किया है हमसे, ये वो। देखिए, एक सेम आइडिया, एक ही टाइप का सेम आइडिया या सेम ही डिस्कवरी, दो लोग टोटली एक्सक्लूसिव जगह पे रहते हुए एक्सक्लूसिव टाइम फ्रेम में कर सकते हैं। तो जो उनका किया गया है, चाहे वो हमने पहले भी कर लिया, लेकिन अगर वो उन्होंने अपने आप से किया तो उसका क्रेडिट उनको देने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। Fact of the matter is, something that was discovered by Aryabhatta in 510 CE had to be rediscovered by Galileo in the
year 1638. In these 1000 years, the speed is equal to distance by time equation, which is written in Sanskritam, is locked up in Aryabhatiya. 1000 years. Imagine what could have been the impact if this was known earlier to the whole world. All we know about Aryabhatta is he invented zero, but he has left us a wealth of information. Well, how many such equations and other scientific concepts are hidden in the Indian scriptures, which are written in Sanskritam, waiting to be decoded? Well, I'm not saying that all the great things in this world were invented or discovered by Indians, but all the great things that were done by Indians are not known to the world, and that's why we started Project Shivoham to bring forward all these kinds of stories. और इसका मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कैसे इंडिया का डिस्कवर किया गया, हर कुछ दुनिया को नहीं पता। अभी जस्ट इन्होंने बोला कि ज़ीरो सिर्फ आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया, या हम जाते हैं कि हमने ज़ीरो दिया दुनिया को। हर कोई यूँ कहता है कि एक गाना भी है मनोज कुमार का, काफ़ी पुरानी मूवी का, तो हमने एक्चुअली ज़ीरो नहीं दिया। एंटायर मॉडर्न न्यूमेरिकल सिस्टम इंडिया से ही आया है। इंडिया से अरब गया था, अरब से वेस्ट में, यहाँ से इन्होंने ट्रांसलेट करके आगे यूरोप में दे दिया, क्योंकि फिज़िकली जो अरब वर्ल्ड है वो बीच में आता है यूरोप और इंडिया के, तो जो ट्रेड होता था वो इसी रूट के थ्रू होता था। तो हम एक्चुअली हमने आई मीन भारत के जो महान साइंटिस्ट थे एंशिएंट टाइम के, उन्होंने डेवलप किया है एंटायर मॉडल न्यूमेरिकल सिस्टम। And as always, thanks for watching. ओके, एग्जैक्टली पर्पस सर्व नहीं हुआ, मैं रिलेशन अभी भी नहीं जान पाया उपनिषद और वेदा के बीच में, बट ये अपने आप में एक बहुत अच्छी वीडियो थी। हमें कुछ डिटेल और ब्रेकडाउन पता चल गया कि वेदास एग्जैक्टली क्या होते हैं। मैं अपने एंड पे थोड़ी और रिसर्च करूँगा, कोशिश करूँगा जानने का एग्जैक्ट रिलेशन बिटवीन उपनिषद और वेदास का, कि एक्चुअली क्या वो कमेंट्री नहीं है वेदास पे, जैसा कि काफ़ी लोगों ने मुझे सजेस्ट किया है। आई होप जो उन लोगों ने सजेस्ट किया उनको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करना एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है रिसर्च में। रिसर्च के कुछ एथिक्स होते हैं, उसका एक एथिक ये भी है कि आप वेरीफाई करो इन्फॉर्मेशन का सोर्स और इन्फॉर्मेशन को इटसेल्फ। तो एनीवे, आई होप आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि मुझे बहुत कुछ डेफिनेटली सीखने को मिला है। और होपफुली कल हम कोशिश करेंगे कि वो पूरी की रेस्ट ऑफ पूरी की पूरी वीडियो, या एटलीस्ट हाफ, सिर्फ 2 पार्ट्स में उसको हम अपलोड कर सकें। तो देखने के लिए थैंक यू।